निरंजना ने प्रीति को बांधकर गुफा में फेंकने की योजना बनाई। यह देखकर जननी और कार्तिका के चेहरे बदल गए। भले ही वे प्रीति से ईर्ष्या करते थे, लेकिन वे निरंजना जितने बुरे नहीं थे। लेकिन निरंजना ने सिर्फ प्रीति को मारने की सोच ही नहीं बनाई, बल्कि उसे मरने से पहले अपमानित करने की भी साजिश रची। यह सच में बहुत ही क्रूर था। जननी और कार्तिका डर के मारे कांप उठे और निरंजना की ओर घूरते रहे। निरंजना के मुकाबले ये दोनों, जननी और कार्तिका, साधारण लोग ही थे। प्रीति को बचाने की उनकी इच्छा जैसी थी। वे भी डर के मारे चुपचाप खड़े थे। दरवाजे के उस पार करंट लगी दीवार के पास रक्तपाश वाले काले कुत्तों को देखकर दर्शन थोड़े डर के मारे जम गया। उसके होंठ फड़क रहे थे। उसने सोचा, इस लड़की को पागलपन की कोई हद पार हो गई है। निरंजना पागल हो चुकी थी। उसने डर से ठिठक चुके कुछ गार्ड्स को आदेश दिया, और किस बात का इंतजार कर रहे हो? मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, जल्दी उसे फेंक दो। उन गार्ड्स का काम तो रोज कुत्तों को खाना देना ही था, लेकिन आज जब निरंजना ने कहा कि प्रीति को कुत्तों को खाना बनाकर फेंक दो, वे डर के मारे खड़े ही रह गए। यह किसी इंसान की हत्या करने जैसा ही था। यह सोचकर वे सब घबरा उठे। फिर भी उन्हें यह काम करना ही था, क्योंकि वे लीला पेंट हाउस में काम करने वाले साधारण कर्मचारी थे। निरंजना पहले भी कई बार बेरहमी से लोगों को सताती रही थी, बिना किसी दया के। अगर आज ये गार्ड्स उसकी बात नहीं मानते, तो प्रीति के साथ साथ उन्हें भी उसी भेड़ियों की गुफा में धकेल दिया जाता। निरंजना, जरा सोच समझ कर करो, कोई और सजा दे दो ना। ऐसा किया तो वो मर जाएगी। कहते हुए दिनेश की आवाज कांप रही थी। दिनेश ने यह बात प्रीति पर दया खाकर नहीं कही थी। उसे डर था, अगर प्रीति अंदर मर गई तो निरंजना का परिवार जरूर किसी और पर ही सारा दोष मढ़ देगा। बलि का बकरा ढूंढा जाएगा। उस हत्या का दोष निरंजना कभी अपने सिर नहीं लेगी। आखिरकार वह इल्जाम दिनेश के ही सिर आकर गिरेगा। क्या कहा तुमने? दूसरी सजा? निरंजना ने गुस्से से दिनेश की ओर देखा। उसकी धारदार चाकू जैसी नजर सीधे उस पर जा टिकी। क्या तुम इसके लिए दुखी हो रहे हो? कहीं तुम इसे प्यार तो नहीं करते? उसने तंज करते हुए पूछा। नहीं नहीं निरंजना, दिनेश ने घबराकर तुरंत सिर हिलाया। निरंजना, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूं? वही तो थी जो मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी, हमारे बीच के रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। ऐसी लड़की जिंदा रहने लायक नहीं है। तुम्हारे हिसाब से उसे मार देना ही सही सजा है। फिर भी क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? यह मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक आइडिया लग रहा है, दिनेश ने हिचकिचाते हुए कहा। आज वहां बहुत से लोग जमा थे। ऐसी हालत में अगर निरंजना ने प्रीति को भेड़ियों की गुफा में फेंक दिया तो यह साफ साफ एक मूर्खता भरा कदम होगा, ऐसा दिनेश को लगा। उस भीड़ में से कोई ना कोई जरूर इस बात को बाहर बता देगा। सच्चाई को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिनेश यही सोच रहा था। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना डरपोक निकलेगा। इन सबको देखकर चाहे तू डर जा, लेकिन मुझे किसी से कोई डर नहीं है, निरंजना ने गुस्से में कहा। इतना कहते ही उसने दिनेश के पेट पर जोरदार लात मारी। उस वार से दिनेश सिकुड़ता हुआ जमीन पर गिर। फेंक दो, फेंक दो, मैंने कहा ना। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? गौतम की बहन हूं मैं। इस लीला पेंट हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर वही है। अगर अभी तुम लोगों ने इन घमंडी लोगों को उठाकर उस गुफा में नहीं फेंका, तो यही निरंजना तुम सबको उठाकर अंदर फेंक देगी। कहते हुए निरंजना ने कमर पर हाथ रखकर घमंड से सिक्योरिटीज की ओर देखा। यह सुनते ही वहां खड़े गार्ड्स घबरा गए। उन्होंने जल्दबाजी में प्रीति को घसीटना शुरू कर दिया और करंट लगी बाड़ के पास ले जाकर उसे अंदर फेंकने की तैयारी करने लगे। उस करंट वाली बाड़ के अंदर कई काले भेड़िए खून से भरी हिंसक आंखों से प्रीति को घूर रहे थे। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्रीति की आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही। छोड़ देने की गुहार लगाते हुए वह डर के मारे जोर जोर से चीखी, बिलखती रही। लेकिन उन गार्ड्स के भारी हाथ लोहे की बेड़ियों की तरह उसे कसकर पकड़े हुए थे। वह उनसे छूट ही नहीं पा रही थी। सूर्या, तुम कहां हो? मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो। क्या तुम नहीं आओगे? प्रीति सिसकते हुए बुदबुदाई। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं। इस निराशाजनक हालत में उसके जहन में बस एक ही नाम था, सूर्या। सूर्या, सूर्या, उसका नाम बार बार पुकारते हुए प्रीति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी पल जननी और कार्तिका भी एक ही बात सोच रही थीं। इस प्रीति का किसी काम ना आने वाला पति आखिर कहां चला गया? दोनों तो हमेशा एक दूसरे के पास ही रहते थे। वो तो यहां होना चाहिए था। तो अब सिर्फ यही सवाल है, वो प्रीति के पास क्यों नहीं है? कार्तिका ने यह सवाल खुद को रोक न पाते हुए पूछा। जैसे ही उसने यहां देखा,
उसे निरंजना के बारे में सब पता चल गया होगा। डर के मारे वह भाग गया होगा। जननी ने धीरे धीरे कान में कार्तिका से कहा। उसने प्रीति के प्रति सहानुभूति जताई। प्रीति ने सूर्या पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन सूर्या ने सच में उसके जीवन के इस सबसे अहम पल में उसे अकेला छोड़ दिया था। सही में वह बस एक कायर ही है, कार्तिका ने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा। पहले सूर्या गर्व से कहता था कि वह प्रीति को निरंजना के अत्याचार का 100 गुना बदला देगा, लेकिन अब सूर्या। प्रीति ने निरंजना को देखते ही शिकायत की। सूर्या तो जैसे चूहा देखकर भाग गया, लेकिन सच यह था कि सूर्या निरंजना को देखकर डर के मारे नहीं भागा था। यह कार्तिका को नहीं पता था। दर्शन गुस्से में दोनों हाथ मुड़े हुए खड़ा था। उसने कई बार अपने घुटनों को आगे बढ़ाकर खुद को तैयार किया कि वह प्रीति को बचाए, लेकिन जब वह सोचता कि इस हालत तक पहुंचने का कारण स्वयं निरंजना है, तो उसे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर भी उसने सोचा कि अपनी पूरी जिंदगी उस तरह के व्यक्ति सूर्या पर भरोसा करना प्रीति के लिए कितना मूर्खतापूर्ण था। उसी समय शेयर होल्डर्स की बैठक वाले कमरे में सूर्या प्रवेश कर गया। जैसे ही सूर्या अंदर आया, उस मीटिंग रूम में बैठे कुछ युवा कोट सूट पहनकर खड़े हो गए और सूर्या की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था, लेकिन किसी तरह की नफरत या शक नहीं था। क्या यह वही आदमी है जिसने RS 300 से कम कीमत के कपड़े पहने हुए इस लीला पेंट हाउस का बड़ा शेयर होल्डर बनने का दावा किया है? यह असंभव लगता है, उन्होंने मन ही मन सोचा। हालांकि उन्होंने सूर्या को संदेह भरी नजर से देखा, फिर भी उनके चेहरे पर आदर भरी मुस्कान थी। सूर्या सर, अंदर आइए, कृपया अंदर आइए, सबसे पहले नरेश ने कहा। सूर्या की ताकत और प्रभाव उन्हें अच्छी तरह पता था, इसलिए उनके मन में किसी तरह का विरोध नहीं था। सूर्या के पीछे RSP परिवार हो या न हो, उस पर भरोसा करना उनके लिए संभव नहीं था। सूर्या सभी कलाओं में निपुण और प्रशिक्षित था। खासकर बचपन से ही सूर्या आत्मरक्षा का विशेषज्ञ रहा था। नरेश ने मीटिंग हॉल में सूर्या का स्वागत किया, लेकिन सूर्या ने बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के जवाब दिया। ये उसके लिए कुछ गलत लग रहा था और वह मन ही मन परेशान था। क्यों, यह उसे समझ नहीं आया, लेकिन इस समय कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी पूरी शांति अब खत्म हो चुकी थी। सूर्या की इस उलझन को देखकर नरेश अपना चेहरा कसकर रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि लीला पेंट हाउस के कर्मचारी सूर्या को ठीक से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ऊपर उस मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोग वे मुंबई के एक मशहूर अमीर परिवार के सदस्य थे। सामान्य तौर पर जब उन्हें लोग बाहर देखते हैं तो उनके साथ सम्मान और आदर के साथ पेश आना चाहिए, लेकिन मीटिंग हॉल में बैठे सूर्या ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उनके सामने बैठे लोगों की ओर देखने तक की जरूरत नहीं समझी। सूर्या सर, पेंट हाउस के स्टाफ में से किसी ने आपके पास गलत व्यवहार किया या गलत बातें की हैं क्या? नरेश ने उलझन भरी नजरों से सूर्या से पूछा। सूर्या के पहने हुए कपड़े लीला पेंट हाउस के वातावरण से मेल नहीं खा रहे थे। इसके अलावा विला के कुछ कर्मचारी बार बार सूर्या की ओर देख रहे थे और यह सूर्या को अनदेखा करने की स्थिति में नहीं छोड़ रहा था। सूर्या धीरे धीरे अपना सिर हिला रहा था, लेकिन तेजी से नहीं। सूर्या हंसते हुए बोला, आपने कहा कि सभी लोग आ चुके हैं, तो जल्दी उन्हें बुला दो, मुझे और काम है। यह कहते हुए वह थोड़े हड़बड़ाए हुए लग रहा था। उसे कुछ गलत होने वाला सा महसूस हो रहा था। सूर्या प्रीति के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने उसे कुछ ही मिनटों के लिए अकेला छोड़ा था और अब वह सोच रहा था, इतना क्यों घबराया हुआ महसूस कर रहा हूं, जबकि कुछ भी हुआ ही नहीं। कुछ युवा जो पहले से ही सूर्या से नाराज थे, उसकी इस बात को सुनकर और गुस्से में आ गए। मीटिंग हॉल में प्रवेश करने के बाद से ही सूर्या की उपेक्षा भरी मानसिकता और उसकी अनदेखी ने उन्हें असहज कर दिया था। दरअसल जैसे ही सूर्या ने अंदर आते ही धैर्य नहीं दिखाया, उन्होंने नाराजगी महसूस की। मुंबई शहर में नरेश को छोड़कर किसी ने भी उन्हें आदर के साथ देखा या बात की ही नहीं थी। नरेश भी कभी उन्हें उपेक्षित तरीके से पेश नहीं आता। ऐसे में सूर्या का उनका आदर न करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसा कुछ नहीं है, वह ऐसा नहीं सोचते। नरेश ने चिंतित होकर समझाने की कोशिश की,
अगर गौतम और बाकी लोग सच में सूर्या के खिलाफ खड़े हो जाते तो लीला पेंट हाउस की व्यवस्था बिखर सकती थी। इस बीच सूर्या ने हाथ हिलाकर नरेश को बीच में रोक दिया। नरेश, तुम्हें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं। सूर्या हंसते हुए बोला। मुंबई के अमीर और प्रतिष्ठित लोग जो उस मीटिंग हॉल में इकट्ठे थे, सूर्या की इस बात को सुनकर चुप हो गए। सूर्या की ही बात ने उनमें नाराजगी पैदा कर दी। फिर भी लीला पेंट हाउस में कुछ हिस्सेदारी रखते हुए वे भी उसके समान ही स्थिति में थे और यही सोच रहे थे कि अगर वे ऐसा सोचेंगे कि वह सूर्या को चुनौती दे सकते हैं तो यह सूर्या के लिए अपमानजनक साबित होगा। यह नरेश को महसूस हुआ। लेकिन सवाल यह था, क्या सूर्या उस प्रीति को बचा पाएगा जिसे निरंजना ने फंसा रखा है? सूर्या ने मीटिंग हॉल में प्रवेश करते ही सभी की ओर अनदेखा किया। सूर्या सर, अगर बिजी हैं तो हम यहां से निकल सकते हैं। अगर वह बिजी हैं तो भाई हमने सबको क्यों बुलाया? किसी ने उन्हें देखने के लिए रोने तक किया। इतने में सभा में से एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। यह सुनकर नरेश ने चिल्लाते हुए कहा, गौतम तुम क्या बोल रहे हो? उसका चेहरा तेजी से बदल गया। उसे सच में कुछ तुरंत होने वाला सा महसूस हुआ। जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, सूर्या ने कहा। तो फिर ऐसा क्या जरूरी काम है? हमसे मिलने के लिए ही तो बुलाया, लेकिन लगता है उसके लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। हम भी बिजी समय में यहां आए हैं, गुस्से में उठते हुए गौतम ने कहा। गौतम की ओर देखते हुए सूर्या ने पूछा, क्या तुम लोग सच में खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते हो? तुरंत ही गौतम का चेहरा बदल गया। सूर्या की नजरें उस पर कड़ी थीं। फिर भी इतने लोगों के सामने वह पीछे हट नहीं सका। मैं अकेला नहीं हूं, यहां मौजूद हर कोई महत्वपूर्ण है। भले ही लीला पेंट हाउस का 29% शेयर अभी तुम्हारे नियंत्रण में हो, लेकिन हम सभी मिलकर इसका नियंत्रण बनाए रखेंगे। जो शेयर गौतम के पास था वह सूर्या से कम महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए ऐसा ठस्सा बोलना सिर्फ उनके ही नुकसान में जाएगा। ध्यान से और समझदारी से बात करो, गौतम ने गहरी आवाज में कहा। उसे अच्छी तरह पता था कि वह अकेले सूर्या का सामना नहीं कर सकता। केवल तभी वह सूर्या के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सकता था जब मीटिंग में मौजूद अन्य शेयर होल्डर्स को अपने साथ जोड़ ले। नरेश को छोड़कर बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर गौतम की बात को मान लिया। हाँ, सूर्या बड़ी हिस्सेदारी वाला हो सकता है, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं, तो तुम बड़ी ताकत नहीं बन सकते। ये सब मीटिंग में मौजूद लोग सोच रहे थे। गौतम, यहां ऐसे बेवकूफी भरी बातें मत करो। सूर्या सर ऐसा नहीं सोचते। वह सूर्या की बात सुनते ही मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। पीछे नरेश इसे सोचकर परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज सूर्या ऐसा क्यों कर रहा है। चाहे सूर्या कितना भी गुस्से में हो, उसे अपना गुस्सा गौतम और बाकी लोगों पर नहीं निकालना चाहिए था। नरेश को यह बात अंदर तक खटक रही थी कि सूर्या ने इसे अपने मन में दबा रखा। यहां मौजूद बड़े शेयर होल्डर सूर्या सर हैं। अगर आप सभी उन्हें सिर्फ नजरअंदाज करेंगे तो आज के मीटिंग में शेयर होल्डर मीटिंग जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहते हुए गौतम गुस्से में उठ खड़ा हुआ और वहां से निकलने को तैयार हो गया। सूर्या पर वह कुछ करने का सोच भी सकता था, लेकिन असंभव था। सबसे बड़ी बात, नरेश वहां मौजूद था, इसलिए अगर उसने सूर्या के खिलाफ कुछ किया तो उसका ही नुकसान होता। गौतम, क्या तुम सोचते हो कि सूर्या का साथ देना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? यही तुम्हारा मेरे प्रति सम्मान है? नरेश ने पूछा। इस समय वह अब इन दोनों के बीच सुलह कराने वाला व्यक्ति नहीं रह सकता था। उसने खुद से सोचा, क्या गौतम और बाकी शेयर होल्डर्स के साथ खड़ा रहूं या सूर्या का पक्ष लेकर एक तरफ खड़ा हो जाऊं? वह उलझन में था कि आखिर क्या करे। नरेश, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन यहां किसी भी तरह का सहयोग उन्हें नहीं मिलेगा। यहां किसी तरह का सहयोग होना चाहिए। जो लोग यहां हैं उन्हें बराबरी से देखना चाहिए। यह एक बुनियादी बात है, लेकिन जब सूर्या सर हमें देखते हैं तो जैसे उन्हें गुस्सा आ जाता है। दिल की गहराई से हमें एक अच्छे बिजनेस पार्टनर के तौर पर देखना चाहिए, फिर हम उसके साथ काम कैसे कर सकते हैं? इतना कहते हुए गौतम अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा था। आज गौतम नरेश के तरीके को देखकर बहुत हैरान था। नरेश ने सच में खुद को अलग रखा और सूर्या के पक्ष में खड़ा होना चुना।
लीला पेंट हाउस में कुल 6 शेयर होल्डर्स थे और ये सभी मुंबई के बड़े अमीर परिवारों से आते थे। अगर ये सभी एकजुट हो जाए तो उनके सामने कोई भी बड़ा आदमी खड़ा हो वह कुछ नहीं कर सकता। नरेश ने मुंबई में लगभग 10 साल तक काम किया था। आज नरेश ने सूर्या के लिए पूरे 10 साल का अनुभव। कठिनाइयों के बावजूद नरेश अपनी शक्ति छोड़ना और पूरी तरह सूर्या के पक्ष में खड़ा होना चाहता था। उसने सब कुछ पीछे छोड़कर यह निर्णय लिया था। नरेश ने गहरी सांस ली। गौतम की बात में कुछ मतलब था, लेकिन यह बात गौतम को नहीं पता थी कि सूर्या कौन है, आरएसपी परिवार का वारिस। नरेश अपने निर्णय पर थोड़ी चिंता महसूस कर रहा था, फिर भी उसने सूर्या के लिए बोलने का फैसला किया। गौतम, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, तुम इस मीटिंग को जारी रख सकते हो। सूर्या सर बहुत बड़े और समझदार व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से वह तुम्हें माफ कर देंगे। वह तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में गुस्से में कुछ नहीं कहेंगे। नरेश ने गौतम को वहीं रोकने की कोशिश की, फिर भी गौतम ने कहा, नरेश, मैं आपकी नेक नियत की कदर करता हूं, लेकिन क्या वह मुझसे माफी मांग रहा है? यह मैं नहीं कर सकता। अगर वह हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौतम जिद में डटा रहा, जैसे उसके पास 3 पैरों वाला बिल्ली जैसा दृढ़ संकल्प हो। गौतम, मैंने जो कहा वह कह दिया, इसके बाद तुम इस बारे में कोई शिकायत मत करना। नरेश ने गहरी सांस लेकर कहा। गौतम ने गुस्से में अपने होंठ कसे। दुख। गौतम के शब्दकोश में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं थी, उसने सोचा। इसके अलावा यह मुंबई था, यह उसका किला था। सूर्या चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, यहां वह उसे क्या कर सकता था? ठीक इसी समय एक काले वर्दी में गार्ड हड़बड़ाते हुए अंदर आया। यह मैं नहीं कर सकता। अगर वह हमें नीचा दिखाएगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौतम जिद में अड़ा रहा, जैसे उसके पास 3 पैरों वाली बिल्ली जैसा अटूट साहस हो। गौतम, मैंने जो कहा वह कह दिया, इसके बाद तुम इस बारे में कोई शिकायत मत करना। नरेश ने गहरी सांस लेकर कहा। गौतम ने गुस्से में अपने होंठ कसे। दुख। गौतम के शब्दकोश में दुख नाम का कोई शब्द ही नहीं था, उसने मन ही मन सोचा। इसके अलावा यह मुंबई था, यह उसका किला था। सूर्या चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, यहां वह उसे कुछ नहीं कर सकता था। ठीक इसी समय काले वर्दी में एक गार्ड हड़बड़ाते हुए अंदर आया। नरेश सर, हंटिंग ग्राउंड में कुछ बड़ा समस्या हो रही है। काले वर्दी वाला गार्ड हड़बड़ाते हुए सांस फूलते हुए बोला। यह क्या सब है? तुम्हें नियम पता है या नहीं? नरेश ने उसे कड़ा लहजा देते हुए पकड़ा। गार्ड काले वर्दी में अपने होंठ दबाते हुए बोला, सॉरी सर, बहुत जरूरी मामला है और जल्दी में माफी मांगी। क्या है? जल्दी से बता दो, नरेश ने गुस्से में कहा। हंटिंग ग्राउंड में एक लड़की है, निरंजना मैम उसे टॉर्चर कर रही हैं। वह प्रीति मैम है और निरंजना मैम उसे काले भेड़ियों की गुफा में फेंकने वाली है। यह सब उसने घबराहट और चिंता के साथ बताया। क्या कहा? हंटिंग ग्राउंड में? सूर्या का चेहरा तुरंत बदल गया, वह जैसे पागल हो गया हो। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। सभी लोग चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे, यह समझ न पाते हुए कि सूर्या के साथ क्या हो रहा है। गौतम, तुम्हारी बहन निरंजना और सूर्या सर की पत्नी के बीच कोई समस्या है क्या? अगर निरंजना उस लड़की को काले भेड़ियों की गुफा में फेंक देती है और वह लड़की सूर्या की पत्नी है, तो आज ही लीला पेंट हाउस की कहानी खत्म हो जाएगी। नरेश का स्वर गंभीर और तेज था। क्या कहा? सूर्या सर की पत्नी? गौतम चकरा गया। वह निरंजना से बेहद लगाव रखता था, लेकिन निरंजना के निजी मामलों के बारे में पूछना उसके लिए आम नहीं था। इसीलिए निरंजना की दुश्मनी किस किस से थी, यह गौतम को बिल्कुल भी पता नहीं था। नरेश ने गुस्से में अपने पैर जमीन पर पटके और बोला, गौतम, अपनी उस बेवकूफ बहन से दुआ कर कि उसने जिस लड़की को ब्लैक वुल्फ केव में धकेला है वो सूर्या सर की पत्नी न हो। अगर वह उनकी पत्नी निकली तो आज तुम्हारा पूरा परिवार बिना किसी निशान के मिट जाएगा। सूर्या सर तुम्हें यूं ही छोड़ने वाले नहीं हैं। नरेश की इस गुस्से भरी चेतावनी को सुनकर भी गौतम ने लापरवाही से अपने होंठ टेढ़े कर लिए। नरेश, आप ही उस सूर्या को ज्यादा सिर पर चढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं दर्शनी कोई बड़ी हस्ती हो सकती है, लेकिन उसके जरिए आया हुआ ये सूर्या कौन है मुझे नहीं पता। और फिर ये मुंबई है, ये हमारा करेला है। हमारे ही कैले में रहकर वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसकी पत्नी को बाहर भेज देंगे, चाहे तो उसके साथ ही भेज देंगे। गौतम ने बेहद हल्के और घमंडी अंदाज में यह बात कह, गौतम, पागलों जैसी बातें मत करो। जब तुम्हारे साथ पूरा परिवार तबाह हो जाएगा तभी तुम्हें समझ आएगा कि मैंने जो कहा वह सच था या नहीं। आरएसपी परिवार की ताकत
गौतम अब भी नहीं समझ पाया। इसी झुंझलाहट में नरेश चिल्लाया, क्या मुझे समझ आएगा? गौतम हैरान हो गया। नरेश, मुझे इस तरह डराने की कोशिश मत करो। सच में अगर उसकी पत्नी मरने ही वाली है तो हम एक काम कर सकते हैं, उसकी पत्नी से भी ज्यादा खूबसूरत किसी और लड़की को ढूंढ देंगे। हाँ हाँ, क्या वह एक लड़की के लिए मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा? गौतम ने लापरवाही से हंसते हुए कहा। क्या कहा? तुम उसे दूसरी लड़की दिलवाओगे? नरेश ने व्यंग्य से पूछा। फिर गुस्से में वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। वह बाहर निकल गया, तभी गौतम और बाकी लोग जो एक दूसरे को देख रहे थे तेजी से नरेश का पीछा करते हुए गए। इसी बीच सूर्या का दिल चिंता से जल रहा था। उसने पूरी ताकत लगा दी और तेजी से दौड़ने की कोशिश की। पीछे प्रीति पहले ही करंट तार वाले बाड़े के अंदर फेंक दी गई थी। 3 काले भेड़ियों की जो हरी आंखें थीं, वे तुरंत आगे की ओर झपटे, लेकिन जानवरों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के कारण भेड़ियों ने प्रीति को तुरंत नहीं काटा, बल्कि उन्होंने यह सुनिश्चित करना चाहा कि प्रीति उनके लिए खतरा है या नहीं। करंट तार वाली बाट के बाहर सभी लोगों के चेहरे तनाव और डर से भरे थे। फिर भी उनमें से कोई भी प्रीति को बचाने आगे नहीं आया। निरंजना के चेहरे पर आने वाले खूनी दृश्य का सूर्या बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जैसे किसी ने उसे उत्साह से भर दिया हो। पीछे जननी और कार्तिका प्रीति पर दया और चिंता से भर उठी। इतने सालों तक उसके साथ उलझे रहने के बावजूद वे यह उम्मीद नहीं कर रही थीं कि वह इतनी दुखद स्थिति में पहुंच जाएगी। प्रीति को काले भेड़ियों द्वारा छेड़ा जाता देख कुछ संवेदनशील महिलाएं पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुकी थीं, सहन न कर पाने की वजह से। सूर्या, माफ करना, अब मैं तुम्हें देख नहीं सकती। प्रीति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका खूबसूरत चेहरा पहले ही आंसुओं से भीगा हुआ था। उस भीड़ में आगे खड़ा काला भेड़िया एक लंबी दहाड़ मारते हुए आखिरकार यह सुनिश्चित कर लिया कि प्रीति उसके लिए कोई खतरा नहीं है। अगले ही पल काला भेड़िया अपने पीछे के पैरों का सहारा लेकर प्रीति की ओर झपटा। उसने अपने खून से सने मुंह को जोर से खोला और प्रीति पर हमला किया। सफेद भेड़िए ने अपनी तेज दांतों से प्रीति के हाथ में चोट की और खून बहने लगा। चुभन और दर्द ने प्रीति को दर्द से कराह उठाने पर मजबूर कर दिया। सूर्या की नजरों से देखें तो वह अभी भी काले भेड़ियों की गुफा से लगभग 100 मीटर दूर था। यह चीख प्रीति की आवाज थी। सूर्या की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसका दिल क्रोध से फटने को तैयार था। यह क्रोध इतना भयंकर था कि जैसे धरती को हिला देने वाला तूफान बन गया। प्रीति! सूर्या ने दर्द और आक्रोश से भरपूर आवाज में जोर से चिल्लाया। गुफा के आगे खड़ा काला भेड़िया तुरंत अपना हमला रोक गया। उसकी आंखों में मानवीय डर झलकने लगा। उसने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। एक जानवर के लिए उसके खतरे का एहसास इंसान से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। सूर्या से अभी भी लगभग 100 मीटर दूर होने के बावजूद भेड़िया उसकी प्रबल आवाज को महसूस कर चुका था। उसने समझ लिया कि अगर उसने उस लड़की पर हमला जारी रखा तो परिणाम केवल मौत ही होगी, 100 मौतों के बराबर। काला भेड़िया डर गया और प्रीति की ओर बढ़ते हुए तुरंत पलटा और भाग गया। लेकिन अगले ही पल सूर्या, जो 100 मीटर दूर था, वहां पहुंच चुका था। यह देखकर जननी और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि सूर्या इतने कम समय में यहां कैसे पहुंच गया। यह उनके लिए चौंकाने वाला था। तभी सूर्या ने गहरी और क्रोधी आवाज में कहा, मर जा। क्रोध से भरी सूर्या की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। पूरा समूह तुरंत सिर उठाकर सूर्या की ओर देखने लगा। जो 3 काले भेड़िए पहले ही 7-8 मीटर की दूरी पर थे, उनके सिरों को 3 तीर पहले ही भेद चुके थे। तीनों काले भेड़िए एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। वे पहले ही मर चुके थे, लेकिन मरने से पहले उनकी आंखों में जो डर और घबराहट झलक रही थी, वह वहां मौजूद सभी लोगों ने साफ देख ली। सब हैरान थे, सूर्या में इतनी रफ्तार कैसे आई? शिकार के लिए रखे गए तीर उसके हाथ में कैसे आ गए, और वह भी निहत्थे होकर इतनी सटीकता से उन भेड़ियों के सिर पर तीर फेंक कैसे पाया? सूर्या दौड़कर प्रीति के पास पहुंचा और कांपती, दर्द से भरी आवाज में बोला, प्रीति, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन अब मैं आ गया हूं। अब तुम्हें कुछ भी नहीं। बेहोश प्रीति को सूर्या ने अपने हाथों में उठाया। सूर्या के दिल में एक तीव्र दर्द उठ रहा था। वह अपने गुस्से और पीड़ा से कांप रहा था, और वहां मौजूद सभी लोगों के लिए वह डरावना बन गया। उसने सोचा, क्यों इस समय नरेश से मिलना पड़ा? यह कितना दुखद है। यह बेवकूफ यहां कहां से आया?
क्या तुम सब सिर्फ तमाशा देख रहे थे? मैंने कहा था कि इसे अंदर मत आने देना, निरंजना ने चीखते हुए कहा। अगर एक ही पल में सुरक्षा रुकती तो प्रीति 3 काले भेड़ियों के हाथों बुरी तरह घायल हो चुकी होती। लेकिन उसी आखिरी क्षण में सुरक्षा कर्मियों ने सूर्या को अंदर आने की अनुमति दे दी और निरंजना की सारी योजना विफल हो गई। जैसे ही निरंजना ने चीखा, सूर्या की निगाहें तुरंत उसकी ओर टिक गईं। पहले ही गुस्से से भरा सूर्या अब एक खौफनाक हत्या की प्यास के साथ निरंजना की ओर देख रहा था। निरंजना अपने आप को संभाल नहीं पाई और 3 कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा पूरी तरह से चमक उठा। अरे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई? मेरी तरफ टकरा रही हो? तुम्हें अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है क्या? निरंजना ने सूर्या को धमकाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह लीला पेंट हाउस उसका क्षेत्र था। उसके पीछे कई सुरक्षा गार्ड खड़े थे और पास में एक शिकार बंदूक भी थी। उसने सोचा कि सामान्य सूर्या कुछ नहीं कर पाएगा। सूर्या ने प्रीति को पास वाले पेड़ पर सुरक्षित बैठा दिया। फिर वह बिना किसी भाव के खड़ा हो गया। सूर्या की घूरती नजरों को देखकर निरंजना जल्दी से अपने पास खड़े सुरक्षा कर्मियों की ओर देखती हुई बोली, अरे जल्दी इस भिखारी को पकड़ो। निरंजना ने तुरंत आदेश दिया। सुरक्षा गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते रहे, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। सूर्या को पकड़ना। निरंजना ने यह क्यों सोचा कि वह उस क्रूर आदमी को जो अपने हाथों से तीर फेंककर 3 काले भेड़ियों को मार सकता है, छू भी पाएगी? यह मूर्खतापूर्ण था कि सिर्फ निरंजना ही स्थिति को सही ढंग से नहीं देख पा रही थी। असल में वहां मौजूद सभी लोग यह महसूस कर रहे थे कि कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने निश्चित रूप से समझ लिया कि सूर्या कोई सामान्य इंसान नहीं है। कोई भी वहां मौजूद व्यक्ति सूर्या के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। निरंजना थोड़ी घबराई और डरते हुए धमकी दी, अरे मूर्खों, जल्दी उस आदमी को पकड़ो। अगर मेरा बेटा गौतम ये सब देख लेता है तो फिर मैं सबको सजा दिलवाऊंगी। निरंजना ने जितनी भी धमकी दी, उसके बावजूद सुरक्षा गार्ड्स सूर्या के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके। सुरक्षा गार्ड अपने हाथों में पकड़ी लाठियों और बंदूकों को और कसकर थामे खड़े थे। उनकी नजरें सूर्या पर इस तरह जमी थीं जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक दहाड़ता हुआ शेर खड़ा हो। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। उन्हें अच्छी तरह समझ आ चुका था, अगर उन्होंने निरंजना की बात मान ली तो शायद उसकी दी हुई सजा से बच सकते हैं, लेकिन अगर वे सूर्या के निशाने पर आ गए तो उनकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं थी। सूर्या के हाथों फंसना मतलब मौत तय, इसमें किसी भी तरह का शक नहीं था। सूर्या की आंखों की चमक पल भर में गुस्से की आग में बदल गई। उसकी नजरें और तीखी हो गईं, जैसे अगले ही पल सब कुछ राख कर देगी। उसी वक्त मीटिंग रूम के अंदर निरंजना, वह पहले ही अंदाजा लगा चूका था कि वह गौतम की बहन हो सकती है, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका शक सच साबित हो जाएगा। सूर्या उठ खड़ा हुआ और सीधे निरंजना के सामने जाकर खड़ा हो गया। सूर्या की आंखों में जलते गुस्से को महसूस करते ही निरंजना के दिल में पहली बार डर ने जगह बनाई। फिर भी उस डर को छुपाते हुए वह सूर्या को धमकाने लगी, ये क्या कर रहा है तू? तुझे पता भी है मेरा भाई कौन है? वो लीला पेंट हाउस का एक इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर है। अगर उसे पता चल गया कि तूने मुझे कुछ भी किया है ना, तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुझे मार डालेगा। सभ्य तरीके से वहीं खड़ा रह, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। कहते कहते निरंजना 2 कदम पीछे हट गई। सूर्या की आवाज में ठंडा झर घुल चुका था। दूसरों को तड़पा तड़पा कर मजा लेने में तुझे बहुत खुशी मिलती है ना? आज वही खुशी कैसी लगती है ये मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इसलिए मुझे बता, तू किस तरह मरना चाहती है? सूर्या की आवाज गूंज उठी। निरंजना के बारे में अलग से कहने की जरूरत ही नहीं थी। वह हमेशा गौतम को अपना हथियार बनाकर सूर्या के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी। लेकिन सच तो यह था कि अगर गौतम खुद भी सूर्या के सामने आकर खड़ा हो जाए तो भी वह सूर्या का बाल तक बांका नहीं कर सकता था। निरंजना की तरफ देखते हुए सूर्या ने जो कहा था वह सिर्फ धमकी नहीं थी, उसकी आंखों में वह सच्चाई साफ झलक रही थी। सूर्या की कातिल नजर देखते ही निरंजना का पूरा शरीर कांपने लगा। देखिए ना, ये कुत्ता मुझे मारने की धमकी दे रहा है, जल्दी इसे मार डालिए। इसने जो बोला है उसके बाद इसे जिंदा मत छोड़िए। कहते हुए उसने दिनेश के हाथ कसकर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन हाल यह था कि दिनेश के हाथ पैर खुद ही बुरी तरह कांप रहे थे। तभी वह घबराई हुई आवाज में बोला, भाई, किसी भी बात का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, शांत होकर बैठते हैं और आराम से बात कर लेते हैं।
दिनेश हिचकिचाते हुए बोल रहा था। इस वक्त उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह सूर्या को शांत रखना, कम से कम तब तक जब तक गौतम के आदमी वहां न पहुंच जाएं। उसके दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि यहां हो रहे इस बड़े बवाल की खबर गौतम तक जरूर पहुंचनी चाहिए। इसी सोच के साथ उसने सूर्या से कहा, क्या कहा आपने? बात करके सुलझा सकते हैं। क्या इसी तरह तुमने प्रीति के साथ भी व्यवहार किया था? सूर्या ने गुस्से से दिनेश को घूरते हुए सवाल किया। सूर्या का उसे इंसान समझकर भी जवाब न देना दिनेश को बुरी तरह चुभ गया। उसका चेहरा तमतमा उठा। अगले ही पल उसने निरंजना का हाथ पकड़कर घसीटते हुए सूर्या के सामने धकेल दिया। अचानक निरंजना ऐसे चीखने लगी जैसे कोई पटाखा फट पड़ा हो। दिनेश, तू पागल हो गया है क्या? तू मर्द है भी या नहीं? तेरी पत्नी को कोई और मार रहा है और तू खुद उसकी मदद कर रहा है। ये सब तू जानबूझकर कर रहा है ना? उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। कर रहा है क्या? ये मत भूल, आज तू जिस हालत में है वो सब मेरी वजह से है। अगर आज मुझे कुछ भी हो गया ना तो मेरे घर वाले तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निरंजना गुस्से से चिल्लाई। दिनेश के चेहरे पर जबरदस्ती की एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। उसका दिल चीख चीख कर सवाल कर रहा था, इस वक्त तुझे याद आ रहा है कि मैं तेरा पति हूं? जब तू मुझे छोड़कर दूसरे मर्दों के साथ ऐश कर रही थी तब क्या ये याद नहीं आया? वह सब सिर्फ उसके मन में ही दबा रह गया। उधर गुस्से की आग में जल रहा सूर्या, निरंजना के मुंह से निकला हर एक शब्द उसके क्रोध को और भड़काता जा रहा था। सूर्या किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखकर खड़ा था। तभी अचानक निरंजना ने झपट्टा मारा और पूरी ताकत से सूर्या पर पैर उठाकर वार करने आ गई। अगले ही पल सूर्या की आवाज गरजी, तू एक औरत है, वरना तूने जो गुनाह किए हैं उनके बाद अभी तक जिंदा होना ही तेरे लिए सबसे बड़ी बात होती। यह कहते हुए सूर्या ने निरंजना के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्लार, तेज आवाज के साथ निरंजना उछलकर पीछे जा गिरी और बिजली के बोर्ड लगी, दीवार से जा टकराई। जमीन पर गिरने के बाद वह लड़खड़ाते हुए उठी। उसका आधा चेहरा बुरी तरह सूज चुका था। यह तो सिर्फ सूर्या का हल्का सा हाथ था। अगर उसने पूरी ताकत से मारा होता तो शायद निरंजना का सिर ही फट गया होता। फिर एक बार सूर्या का सख्त और ठंडा चेहरा उसकी ओर बढ़ता देख निरंजना का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और जान बख्श देने की भीख मांगने लगी। प्लीज मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। यह कहते हुए वह सूर्या के पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। अब समझ में आ रहा है तूने क्या गुनाह किया है? सूर्या की आंखें गुस्से से उबल रही थीं। अगर वह एक पल भी देर से पहुंचा होता तो प्रीति अब तक भेड़ियों के झुंड का शिकार बन चुकी होती। सही समय पर पहुंचने के बावजूद भी भेड़ियों ने प्रीति के हाथ का एक टुकड़ा नोच लिया था। जिंदा इंसान को भेड़ियों के आगे डाल देना निरंजना ने जो किया वह सिर्फ जुल्म नहीं, एक खूनखार दुश्मनी थी। लेकिन यह बात निरंजना को कभी समझ ही नहीं आई थी। सर, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, मैं तो बस प्रीति का मजाक उड़ाना चाहती थी। ये सब मैंने मजे मजे में किया था, निरंजना बेहद कमजोर आवाज में बोली। असल में तो वह दिल ही दिल में सूर्या को 1000 टुकड़ों में काट देना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था इस वक्त उसकी जिंदगी पूरी तरह सूर्या के हाथों में है। इसीलिए घबराकर भी वह कोई जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर पाई। सूर्या की आवाज और ज्यादा सख्त हो गई। खेल समझकर तूने ये सब किया? यह कहते हुए सूर्या ने दांत भींच ली। उसकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी। जिंदा इंसान को भेड़ियों की गुफा में धकेल देना, क्या ये किसी को चिढ़ाने का तरीका होता है? गुस्से में सूर्या ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका पूरा शरीर उसे मार डालने की नीयत से भर चुका था। सूर्या के बिल्कुल पास खड़े कुछ लोग भी उसके भीतर उबल रहे क्रोध को महसूस कर कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। उसी पल नरेश और गौतम ठीक उसी समय वहां पहुंच गए। नरेश की नजर सबसे पहले जमीन पर आधी घुटनों के बल गिरी हुई निरंजना पर पड़ी, लेकिन इस वक्त उसे निरंजना की कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी सवाल सिर्फ एक था, सूर्या की पत्नी को क्या हुआ? नरेश घबराहट में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर दीवार से टिकी। बेहोश पड़ी प्रीति पर पड़ी। उसे देखते ही नरेश की आंखें सदमे से फैल गईं। लेकिन प्रीति जिंदा थी, वह मरी नहीं थी। फिर भी साफ दिख रहा था प्रीति को गहरी चोटें आई थीं। इस वक्त नरेश के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, आज लीला पेंट हाउस में ऐसा तूफान उठने वाला है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब कम से कम इतना तय था कि निरंजना इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगी। नरेश की निगाहें लगातार निरंजना पर टिकी हुई थीं। जिस निरंजना को घर में राजकुमारी की तरह पाला गया था, उसे अब सूर्या के सामने
सूजे हुए चेहरे के साथ घुटनों पर बैठा देखकर गौतम का चेहरा पल भर में स्याह पड़ गया। वह तेज कदमों से सीधे सूर्या के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, सूर्या सर, आप ये क्या कर रहे हैं? इस सब का मतलब क्या है? वहां मौजूद हर एक इंसान सन्न रह गया। गौतम ने सूर्या को सूर्या सर क्यों कहा? जननी और कार्तिका एक दूसरे की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या इस सूर्या की कोई और पहचान भी है? उलझन और हैरानी साफ झलक रही थी। उसी पल निरंजना रोते चिल्लाते हुए गौतम की ओर देखकर चीख पड़ी, भैया जल्दी आओ और इस बास्टर्ड को मार डालो। उसकी आवाज में दर्द भी था और बदले की आग भी। गौतम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जरूर बहन, मैं सब कुछ पूछूंगा। ये सब क्या है? इन सबको जवाब देना ही पड़ेगा। निरंजना बचपन से ही अपने परिवार के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसके सामने कभी किसी ने एक सख्त शब्द तक नहीं बोला था और आज उसी निरंजना को सूर्या ने इस हाल में घुटनों पर ला खड़ा किया था। यह सब देखकर गौतम का खून खौल रहा था। निरंजना फिर चीख उठी, भैया इसे बांध दो। इसकी आंखों के सामने इस लड़की के शरीर की एक एक हड्डी तोड़ देनी चाहिए। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। निरंजना ने जर भरी नजरों से घूरा। आज तक किसी ने उसे इस तरह बेइज्जत नहीं किया था और अब सूर्या ने सबके सामने उस पर हाथ उठा दिया था। अगर इसका बदला नहीं लिया तो न उसे चैन की नींद आएगी, न ही वह एक कौर खाना खा पाएगी। गौतम ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तू किसी बात की चिंता मत कर निरंजना। तुझे ये लड़की पसंद नहीं है ना? तो फिर देख मैं इसकी एक एक हड्डी कैसे तोड़ता हूं। फिर वह आगे बढ़ते हुए बोला, वो लड़की। कहते हुए उसकी नजर प्रीति पर जा टिकी। तभी गौतम ने देखा प्रीति लोहे की ग्रिल से टिकी हुई बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसी पल उसे समझ में आ गया, ये सूर्या की पत्नी है। जख्मी हालत में होने के बावजूद प्रीति को जिंदा देखकर गौतम ने राहत की सांस ली। उसके मन में एक ही ख्याल था, उसका जिंदा रहना ही बेहतर है, क्योंकि अगर वह मर जाती तो फिर निरंजना के लिए उसका खड़ा होना भी नामुमकिन हो जाता। सूर्या सर, आपको नहीं पता क्या? निरंजना के साथ आपने जो किया वो गलत है। वो भी एक लड़की है। क्या किसी लड़की को इस तरह बेरहमी से मारना मर्दानगी कहलाता है? गौतम ने सूर्या की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा। इस वक्त गौतम का लहजा तेज और आक्रामक था। असल में वह अच्छी तरह जानता था कि निरंजना और प्रीति के बीच झगड़े की शुरुआत सबसे पहले निरंजना ने ही की थी। फिर भी सूर्या कुछ कह पाता उससे पहले ही वह बात को अपने काबू में लेने की कोशिश कर रहा था। तभी सूर्या ने अपनी नजरें निरंजना की ओर घुमाई और बेहद शांत आवाज में पूछा, मेरी प्रीति के साथ तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? ये मुझे जानना है। सूर्या की वो शांत ठंडी नजर निरंजना सह नहीं पाई। उससे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना तक मुमकिन नहीं हुआ और उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। लेकिन यह सोचकर कि गौतम पूरी तरह उसके साथ खड़ा है, उसके भीतर फिर से थोड़ी हिम्मत आ गई। उसी भरोसे के साथ निरंजना ने खुद को संभालते हुए बोलने की तैयारी की, ये जो औरत है ना, यही सब कुछ की जड़ है। मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही थी, जानबूझकर उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। इतना ही नहीं, हर महीने 1 लाख से ज्यादा पैसे देने का वादा किया था। कहती थी मैं आपके पति का अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे ऐसी औरत के साथ? अगर ऐसा ना करें तो फिर क्या करें बताइए? निरंजना गुस्से से आग उगलते हुए बोली। सूर्या ने हल्के से सिर हिलाया और फिर गौतम की तरफ देखते हुए सीधे सवाल दाग दिया, तू इस कहानी पर यकीन करता है? लीला पेंट हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर खुद सूर्या था। उसके पास पहले ही 89% हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत अरबों में नहीं हजारों करोड़ों में आंकी जाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्या की कुल संपत्ति लाखों करोड़ में थी। निरंजना को इन सच्चाइयों का अंदाजा तक नहीं था। और उससे भी बड़ी बात, प्रीति कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो पैसों के पीछे भागे। वह सूर्या जैसी ही थी, जो दौलत से ज्यादा इंसानों की कद्र करना जानती थी। जैसे भी सोच ले, वह सच को खुलकर कह नहीं पाया। उसे निरंजना का साथ देना ही था, वरना निरंजना बहुत बड़े संकट में फंस जाती। सूर्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रीति क्या सोचती है, लेकिन मेरी बहन ने जो कहा है ना, उसके बाद मुझे यही लगता है कि आपकी पत्नी ने किसी न किसी छुपे हुए मकसद से ये सब किया होगा। हो सकता है आपकी पत्नी को ऐसे काम करना एक तरह का एंटरटेनमेंट लगता हो। गौतम के शब्द भले ही गोलमोल थे, लेकिन दिमाग रखने वाला कोई भी इंसान इतना जरूर समझ सकता था कि वह दरअसल निरंजना की बातों की ही पुष्टि कर रहा था। हम समझ गया। सूर्या ने शांति से सिर हिलाया। तुम्हें समझ में आ गया? गौतम थोड़ा सा चौंक गया।
उसकी आवाज में उलझन। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? गौतम ने झिझकते हुए पूछा। असल में इस वक्त सूर्या के मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ नरेश ही समझ पा रहा था। सूर्या अपने मन में इन सब के लिए सजा तय कर चुका था, लेकिन इस सच्चाई से अनजान बेचारे गौतम और निरंजना अब भी संतोष के साथ वहीं खड़े हुए थे। तभी दिनेश, क्या सूर्या की पत्नी ने तुझे फंसाने की कोशिश की थी? गौतम ने दिनेश से सवाल किया। उसकी आंखों में छिपी धमकी साफ दिखाई दे रही थी। सूर्या के चुप रहने को गौतम ने गलत समझ लिया। उसे लगा कि सूर्या अब भी फायदे नुकसान का हिसाब लगा रहा है, इसीलिए इस मामले को तुरंत किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए उसने दिनेश को मोहरा बनाने का फैसला किया। डर और घबराहट में दिनेश ने फौरन सिर हिला दिया। हाँ, सूर्या की पत्नी को मुझ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। जब हम सब उस हंटिंग ग्राउंड में आए थे ना, उस वक्त जब मेरे पास कोई नहीं था, तब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी पत्नी बनना चाहती हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं मान जाऊं तो हर महीने 1 लाख रुपए देने की भी बात की। कहने लगी, मैं तुम्हें अच्छे से संभाल लूंगी। दिनेश ने इशारों इशारों में यह सब कहा। उसी पल सूर्या ने धीरे से दिनेश की तरफ देखा। उस एक नजर में ही दिनेश का नाम उसकी बदले की सूची में जुड़ चुका था। लेकिन इस सच्चाई से अनजान दिनेश के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। गौतम ने आगे बढ़ते हुए कहा, सूर्या सर, मुझे लगता है अब सबको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि असली बात क्या है। मानता हूं निरंजना का आपकी पत्नी को भेड़ियों के बाड़े में धकेलना गलत था, लेकिन उससे भी बड़ी गलती क्या है जानते हैं? उससे भी बड़ा गुनाह यह है कि आपकी पत्नी ने निरंजना के पति पर नजर डाली। यह कहते हुए गौतम के चेहरे पर ऐसी संतुष्टि थी जैसे उसने पूरे मामले को सुलझा ही दिया हो। और फिर? सूर्या ने हल्के से पूछा। और फिर क्या हुआ? गौतम ने अपने कंधे ऊंचे किए और फिर बोला, सूर्या सर, आपने पहले ही निरंजना को एक बहुत बड़ी सजा दी है, तो चलिए इसे भुला देते हैं। इसीलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। और अगर आपकी पत्नी को चोट लगी है तो मैं 10 लाख रुपए तक देने को तैयार हूं। जैसे ही 10 लाख शब्द बोले गए, कई लोगों की आंखें चमक उठीं। प्रीति की चोट में खर्च अधिकतम 10-20 हजार रुपए ही आते, लेकिन गौतम ने सच में 10 लाख रुपए की पेशकश कर दी थी। बाहरी दुनिया में इतनी बड़ी रकम? तुम्हारे परिवार को मैं मुआवजा दूंगा। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। प्रीति की चोट के इलाज में ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार युआन ही लग सकते थे, लेकिन गौतम सच में 1 लाख युआन देने की बात कर रहा था। भैया, आप क्या कह रहे हैं? इन दोनों कुत्तों को यूं ही छोड़ देंगे? यह सुनते ही निरंजना का गुस्सा भड़क उठा। सूर्या ने उसे इतना अपमानित किया था, फिर भी गौतम उसे नजरअंदाज कर रहा है। और वो भी क्या? प्रीति को लाखों का मुआवजा देना? निरंजना के लिए यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह सीधा सीधा अपमान था। उसकी आंखों में जलन, अहंकार और नफरत एक साथ उमड़ पड़ी। ये कैसी लॉजिक है? निरंजना ने मन ही मन सोचा। निरंजना, सूर्या सर मेरे दोस्त हैं, प्लीज उनसे तमीज से बात करो, नरेश बोला। अब नरेश को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। वो बस आंखें फाड़े खड़ा था। गौतम एक मूर्ख है। सूर्या से माफी मांगने के बजाय वो ऐसे काम कर रहा है जिससे सूर्या और ज्यादा भड़क जाए। लेकिन गौतम, निरंजना अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि सूर्या के सामने खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। चुप रहो, गौतम ने गुस्से से निरंजना को घूरा। सूर्या लीला पेंट हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर और मुंबई का प्रिंस कहलाने वाला नरेश भी उसके सामने डरता है, तो फिर निरंजना की क्या औकात? गौतम को लगा कि चुप रहना ही बेहतर है। ठीक है, निरंजना ने नाराजगी से अपने होंठ भींच लिए। फिर उसने नजर घुमाकर सूर्या की तरफ देखा। वो क्रूरता से बोली, हे कुत्ते, इस बार तेरे साथ थोड़ी किस्मत थी, इसलिए बच गया। मेरे भाई से मिलकर तुझारे बात करवाकर मैं निकल पाई हूं। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना, तो मुझसे कोई भी तुझे नहीं बचा पाएगा। निरंजना ने खुली धमकी दी। ऐसा अगली बार नहीं होगा। सूर्या ने हमदर्दी के साथ सिर हिलाया। सूर्या सर, इसका क्या मतलब है? गौतम ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। गौतम पहले ही काफी दरियादिल हो चुका था और निरंजना को मारने की बात पर वो सूर्या से बहस करना नहीं चाहता था। फिर भी उसके मन में एक सवाल था, सूर्या आखिर निरंजना से पंगा क्यों लेना चाहता है? गौतम के सवाल का जवाब देने के बजाय सूर्या ने हल्के से पूछा, तुम्हारे परिवार में कुल कितने लोग हैं? यह सुनकर गौतम और ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसका गुस्सा काबू से बाहर होने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए शांति से जवाब दिया, मेरे परिवार में कुल 38 लोग हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? सूर्या सर, यह कहकर गौतम ने सवाल उछाल दिया। सूर्या ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी नजरें नरेश की ओर घुमा दी।
38 मिलियन उसके परिवार के अकाउंट में अभी ट्रांसफर कर दो। सूर्या ने यह कहते हुए हल्के से सिर हिलाया। नरेश की पलकों में तेजी से कंपन हुआ। उसकी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। सूर्या के शब्दों के पीछे छुपा मतलब वो अच्छी तरह समझ चुका था, लेकिन निरंजना उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उल्टा उसने यह मान लिया कि सूर्या उससे और उसके भाई गौतम से डर गया है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। निरंजना ने घमंड भरी नजर से सूर्या को देखा। कम से कम अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमारे साथ कैसे पेश आना चाहिए, निरंजना ने ताने के साथ पूछा। सूर्या सर, अगर आपको निरंजना से माफी ही मांगनी थी तो सीधे मांग लेते। बेकार में 30 मिलियन भेजने की क्या जरूरत थी? हमारे परिवार के अकाउंट में हमारे पास इससे कहीं ज्यादा पैसा है, हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं, गौतम ने लापरवाही से कहा। यह सुनकर सूर्या मुस्कुराया और बोला, क्या तुम ये सोचकर बात कर रहे हो कि 130 मिलियन मैं सिर्फ तुम्हारी बहन निरंजना को देने वाला हूं? तो फिर किस लिए? गौतम ने भौहें उठाई। सूर्या ने हल्के से सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, ये 30 मिलियन तुम्हारे परिवार के लिए है। जान पहचान वाले अनजान लोग, दादा परदादा, सबको मिलाकर 5 साल का हिसाब समझ लो। ये सब मेरी तरफ से दिया गया मुआवजा है। सूर्या ने यह बात ऐसे कही जैसे कोई मामूली सी बात हो। मुआवजा? गौतम के चेहरे का भाव अचानक पूरी तरह उलझन में बदल गया। इस पल चाहे वो कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, सूर्या की बातों के पीछे छुपा मतलब उसे साफ साफ समझ आ गया। उसी समय नरेश उठकर खड़ा हुआ और दया भरी नजर से गौतम को देखने लगा। गौतम, अगर सूर्या सर की पत्नी को सच में भेड़ियों ने काट काट कर मार दिया होता ना, तो तुम्हारा पूरा परिवार सूर्या सर के पैरों में गिरकर भी माफी के काबिल नहीं होता। नरेश की बात सुनते ही गौतम का चेहरा उड़ गया। नरेश, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, नरेश ने सिर हिलाते हुए कहा। कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने जो कहा था वो तुम्हें याद है ना? तुरंत गौतम ने नरेश पर तंज कसा। मीटिंग रूम में नरेश ने जो कहा था वो उसे अच्छी तरह याद था। नरेश के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। अगर प्रीति को कुछ भी हो गया तो सूर्या उसके बदले पूरे परिवार की कुर्बानी ले लेगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है? नामुमकिन। उसका परिवार मुंबई के बड़े रईस घरानों में से एक था। भले ही वो सबसे ऊंचे दर्जे का परिवार न हो, लेकिन मुंबई में उनकी हैसियत किसी से कम नहीं थी। ठीक है नरेश, उससे बात करके टाइम वेस्ट मत करो। यहां और कोई काला भेड़िया है क्या? सूर्या ने सब्र खोते हुए पूछा। सूर्या सर, सॉरी, यहां कोई और काला भेड़िया नहीं है। यह कहते हुए नरेश की नजर उन 3 काले भेड़ियों पर पड़ी जिन्हें सूर्या पहले ही छलनी कर चुका था। लेकिन यहां अभी भी 2 बाघ मौजूद हैं, नरेश ने कहा। ठीक है, तो उन दोनों बाघों को ले आओ, सूर्या ने शांत स्वर में कहा। ठीक है सूर्या सर, नरेश ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। नरेश, क्या तुम सच में उसकी मदद करने वाले हो? अब इस सूर्या के लिए हमसे मुंह मोड़ रहे हो क्या? गौतम का चेहरा पहली बार बुरी तरह बिगड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नरेश का रुख इतना सख्त होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि नरेश खुलेआम सूर्या के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। नरेश ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली। गौतम, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा। लेकिन अभी अगर मैं सूर्या की मदद नहीं करूं तो मैं खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा, नरेश ने साफ शब्दों में कहा। आखिरकार गौतम को नरेश की बातों के पीछे छुपा मतलब समझ आ गया। जो नरेश अब तक मुंबई को शेर की तरह दहशत में रखता था, वही नरेश सूर्या से डर रहा है। अब तक गौतम को सूर्या से डर नहीं लगा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि नरेश उसके और सूर्या के बीच हमेशा न्यूट्रल रहेगा। भले ही दोस्ती के लिए नहीं, लेकिन अपने पैसे और ताकत के लिए नरेश उसका साथ देगा, यही उसने सोचा था। लेकिन अब नरेश को देखकर यह साफ हो गया था कि वो अपने परिवार और अपनी दौलत तक को तिनके की तरह समझ रहा है। शायद नरेश के दिल में सूर्या की अहमियत गौतम की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वाकई वहां मौजूद बाकी लोग भी सन्न रह गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा सूर्या के सामने नरेश का सम्मान से भरा रवैया। क्या यह सच में हो रहा है? मुंबई का प्रिंस सूर्या जो कहे वो सब मान रहा है। हैरानी से कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। नरेश को इस तरह बोलते उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। नरेश का यह रवैया साफ दिखा रहा था कि सूर्या उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सूर्या के खिलाफ लड़ना नामुमकिन है। यह सब देखकर जननी और कार्तिका हक्का बक्का होकर खड़ी रह गईं। गौतम भले ही उसे सूर्या सर कहकर बुला रहा था, लेकिन अब तक किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि सूर्या असल में है कौन। उनके मन में शक तो पहले से था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि अब नरेश भी सूर्या के सामने ऐसा रवैया अपना रहा है,
तो वो सदमे में जड़ होकर रह गए। जब सब लोग सूर्या की असली पहचान का अंदाजा लगाने में लगे थे, तभी वहां से 2 मिलिट्री ग्रीन ट्रक गुजरे। ट्रकों पर लोहे के पिंजरे लदे हुए थे। उन लोहे के पिंजरों के अंदर आदमी जितने ऊंचे 2 बाघ थे। भले ही पिंजरे से अलग किए गए हों, लेकिन उनकी दरिंदगी भरी दहाड़ सबने साफ सुनी। निरंजना भी बुरी तरह घबरा गई। उसे साफ समझ आ गया था कि जिस तरह प्रीति के साथ जुल्म हुआ, उसी तरह सूर्या अब उसके साथ भी वही करने वाला है। भैया प्लीज किसी तरह मुझे बचा लो। बेबस नजरों से गौतम की ओर देखते हुए निरंजना गिड़गिड़ाने लगी। प्रीति तो किस्मत से भेड़िए के चंगुल से बच गई थी, लेकिन बाघ के अड्डे से बच निकलने की ऐसी किस्मत निरंजना के पास नहीं थी। निरंजना उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। यह देखते ही गौतम गुस्से में भर गया और सीधा सूर्या की तरफ बढ़ा। सूर्या सर, आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं? इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब गौतम अपने परिवार की ताकत का सहारा लेना चाहता था। नरेश अब उसके साथ नहीं था। इस वक्त उसकी आखिरी उम्मीद उसका खानदान ही था। गौतम को तुच्छ नजरों से देखते हुए सूर्या ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे लगता है आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कहा है आपके पूरे परिवार के लिए 30 मिलियन भेजने को। प्रीति को जिस तरह का दर्द सहना पड़ा, उसी तरह का दर्द तुम्हारे परिवार में जो जो लोग हैं, सबको ये दर्द झेलना पड़ेगा। तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा खानदान खड़ा हो, तब भी तुम इससे बच नहीं पाओगे। आज के बाद मुंबई में ऐसे किसी परिवार का नामो निशान तक नहीं बचेगा। सूर्या के ये शब्द वहां मौजूद हर इंसान के दिल में खौफ भरने के लिए काफी थे। गौतम का चेहरा लाल पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सूर्या इतना घमंडी और बेखौफ निकलेगा। 800 साल से ज्यादा पुराना था गौतम का खानदान। पीढ़ी दर पीढ़ी मुंबई की अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में रखने वाले बड़े बड़े रईस उसी परिवार से निकले थे। ऐसे में सूर्या इतना अकड़कर कैसे बोल सकता है? यही सवाल गौतम के दिमाग में गूंज रहा था। सूर्या सर, मेरी बहन निरंजना वाकई एक बेवकूफ लड़की है। बिना सोचे समझे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज उसे एक और मौका दे दीजिए। आगे से ऐसा कुछ ना हो, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं। गौतम घबराहट में गिड़गिड़ाया। उसे समझ आ गया था कि अब सूर्या से भिड़ना सीधी सी बात में बेवकूफी है। क्या एक और मौका? सूर्या का चेहरा अचानक गुस्से से तमतमा उठा। उसकी नजर बेहोश पड़ी प्रीति पर चली गई। उसे देखकर उसका दिल उसके दर्द से भी ज्यादा दुख उठा। गौतम जल्दी जल्दी बोलने लगा, प्रीति को जो चोटें आई हैं, उनके लिए हम सबसे अच्छे डॉक्टर बुलवा देंगे और इस बार निरंजना को घर ले जाकर उसे सख्त सजा दूंगा। मैं उसे आगे घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगा। एक के बाद एक वो कई तरह की गारंटियां देता गया, लेकिन सूर्या के चेहरे से जरा भी नहीं लगा कि वो उसकी एक भी बात सुन रहा हो। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मेरी प्रीति की चोटें मैं खुद ठीक करवा लूंगा, लेकिन उसके दिल में जो दर्द है उसे कैसे ठीक करोगे? सूर्या उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी घमंडी बहन को मैं एक मौका देता हूं। जिस उसी गुफा में प्रीति को धकेला गया था, वहीं उसे 3 मिनट रहना होगा। 3 मिनट बाद अगर वो बिना कुछ हुए जिंदा बाहर आ गई तो मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। सूर्या ने ठंडी निगाहों से निरंजना को देखते हुए कहा। नामुमकिन। गौतम का चेहरा पूरी तरह बदल गया। काले भेड़ियों की गुफा में अब भेड़िए नहीं थे, उनकी जगह 2 भयानक बाघ मौजूद थे। भेड़ियों से कहीं ज्यादा डरावने वो बाघ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। गौतम, किसी भी तरह मुझे बचा लो। निरंजना चीख पड़ी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वो इतनी डर चुकी थी कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। क्या नहीं जा सकती? सूर्या की गहुस से भरी नजर सीधे गौतम पर टिक गई। तो फिर तुम भी उसके साथ अंदर जाओ, उसने अकड़ के साथ कहा। सूर्या, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे परिवार में मैं ही अकेला मर्द हूं। अगर तुम मुझे अंदर फेंक दोगे तो इसका मतलब होगा तुम हमारे पूरे खानदान की जड़ उखाड़ने जा रहे हो। अगर तुमने ये किया तो तुम्हें हमारे परिवार की ताकत जरूर समझ आ जाएगी। गौतम ने खुली धमकी दी, लेकिन सूर्या का यह बेपरवाह रवैया देखकर गौतम को समझ नहीं आ रहा था। उसे जरा भी डर क्यों नहीं लग रहा था? तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा? सूर्या ने अपनी सख्त आवाज में कहा और कंधे उठाए। नरेश, आप क्यों रुके हुए हैं? जो मैंने कहा वही करें। सूर्या ने नरेश की तरफ देखकर आदेश दिया। नरेश पूरी तरह शांत खड़ा था। उसकी नजरें कोंधमई खड़ी हुई थीं, लेकिन फिर भी वह सीधे गौतम की ओर नहीं देख सका। सूर्या सर, गौतम, नरेश ने धीरे से कहा। और तुरंत ही, क्या आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं? सूर्या ने गुस्से में पूछा। नरेश की शांत
मुद्रा देखकर सूर्या ने आगे बढ़ते हुए पूछा, तो तुम इसमें शामिल हो रहे हो? सूर्या ने अपनी भौहें उठाकर पूछा। सूर्या का गुस्सा देखकर नरेश ने दांतों को कस लिया और आखिरकार अपना फैसला कर लिया। गहरी सांस लेते हुए वह गौतम की ओर बढ़ा। नरेश को कोई रास्ता नहीं बचा था जब से उसने देखा कि सूर्या ने गौतम को लीला पेंट हाउस के अंदर कदम रखने पर रोक दिया। उसे सूर्या की बातें सुनना ही पड़ रहा था। नरेश, कृपया हमें छोड़ दो। गौतम ने नरेश के पैरों में गिरकर विनती की, लेकिन नरेश दुखी होते हुए सिर हिलाने लगा और बोला, सॉरी गौतम, तुम्हें सूर्या सर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर नरेश के पैरों में गिरकर विनती कर रहा गौतम अचानक उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह जोर से हंसने लगा। नरेश, इस अपमान को मैं उसके हाथों नहीं सहन करूंगा। मेरे परिवार के बारे में तुम्हें पता है, मैं उसी परिवार में जन्मा और बड़ा हुआ। अगर मैं उसके हाथों मर गया तो इसके बाद कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। गौतम हंसते हुए तेजी से उस काले वर्दी पहने सुरक्षा गार्ड के हाथ में रखी बंदूक को छीन लिया। सभी लोग, खासकर नरेश, डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि गौतम सूर्या को मारने वाला है। सूर्या का असली चेहरा जानने का इरादा रखते हुए गौतम ने बंदूक नरेश की नाक के सामने रख दी और गुस्से में बोला, ये सूर्या कौन है और तुम उसके लिए क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो और अभी मुझे यही बता रहे हो? गौतम ने नरेश की ओर तीखे अंदाज में पूछा। सूर्या पहले ही नरेश से कह चुकी थी कि सूर्या का असली चेहरा किसी को उजागर नहीं करना है। तुरंत ही नरेश ने अपनी नजर सूर्या की तरफ घुमाई और धीरे से बोला, तुमको पता नहीं, आदित्य और मेरा भाई देश कुमार, उनके हाथ किसी ने काट दिए और वह कोई और नहीं, सूर्या सर ही था। वह तुम जो सोचते हो वैसे साधारण इंसान नहीं है। मेरे परिवार की सारी संपत्ति भी उसके सामने कुछ नहीं है। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि वह वास्तव में कौन है। नरेश की यह बात सुनते ही गौतम ने सोचा कि अगर ऐसा परिवार भारत में मौजूद है तो वह केवल आरएसपी ग्रुप ही हो सकता है, और यही सोचते हुए उसने जोर से हंसते हुए कहा, तो मतलब यह सूर्या उसी परिवार की एकमात्र वारिस है? फिर उसने कहा, मेरे परिवार का एकमात्र वारिस मैं मर जाऊं तो क्या होगा, यह अब सूर्या सर ही जानेंगे। और फिर उसने अपनी हथेली में पकड़ी बंदूक अपनी नाक पर रख दी और दबा दिया। जोरदार आवाज के साथ बंदूक से निकला गोला बारूद उसके सिर को छेद गया। अगले ही पल गौतम जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर खून बहने लगा। किसने सोचा था कि गौतम इतना क्रूर कदम उठाएगा? यहां मौजूद किसी ने नहीं, और सूर्या ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि गौतम ऐसा कर सकता है। गौतम अन्ना गौतम की जमीन पर गिरी। लाश को देखकर निरंजना चीखते हुए रो पड़ी। निरंजना रोते रोते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसी दौरान जो सब कुछ देख रहा था और इस पूरी घटना के पीछे मुख्य कारण बन चुका था, दिनेश, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उस बंदूक की आवाज सुनते ही प्रीति का चक्कर थोड़ी देर के लिए साफ हुआ। सूर्या, प्रीति की आवाज थोड़ी कांप रही थी। बेहोश होने के बावजूद उसे वहां क्या हो रहा है यह पूरी तरह समझ में आ गया था। प्रीति, अब तुम कैसी हो? कोई डर नहीं है ना? सूर्या जल्दी जल्दी प्रीति के पास आया और उसका माथा पकड़कर पूछा। सूर्या ने पहले ही उन खूंखार लोगों से प्रीति को बचा लिया था, इसलिए प्रीति को ज्यादा चोट या डर महसूस नहीं हुआ। बस हल्की खरोंच ही लगी थी, सिर्फ वही उसकी देह पर मौजूद थी। लेकिन यह सारी घटनाएं उसे बहुत हिला गई थीं। भेड़ियों के सीधे सामने आने और खतरे के चलते प्रीति डर और तनाव के कारण थोड़ी बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ नहीं हुआ सूर्या, मैं अब ठीक हूं, बस हल्की चोट लगी है, ज्यादा कुछ नहीं। प्रीति ने यह कहते हुए अपना सुंदर चेहरा थोड़ा हल्का सा मुस्कुराया और उसकी हमेशा की रहने वाली प्यारी मुस्कान वहीं बनी रही। सूर्या, उन्हें कुछ मत करना, उन्होंने तो सब अनजाने में किया, प्रीति ने ढीली आवाज में कहा। जब उसने नीचे गिरते हुए गौतम को देखा तो उसे गहरा दुख हुआ। उसकी वजह से गौतम इस हालत में आया था। उसने यह भी नहीं चाहा कि कोई उसकी वजह से मरे। प्रीति पहले ही जान चुकी थी कि वह ये सब कहेगी। जैसा सूर्या ने सोचा था वैसा ही हुआ। प्रीति हमेशा दूसरों के प्रति कोमल और धैर्यपूर्ण रहती थी। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी और यही कारण था कि वह सबका प्रिय थी। लेकिन यही उसकी कमजोरी भी थी। हाँ, प्रीति, क्या तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा रहूं? ऐसा नहीं होगा। मैं अपने भाई की तरह मूर्ख बनकर खुद को नहीं मारने दूंगी। जब मैं मरूंगी तो तुम्हें भी मेरे साथ लेकर जाऊंगी। निरंजना ने गौतम की तरह पागलों जैसी हंसी के साथ कहा।
फिर उसने गौतम के पास बड़ी बंदूक उठाई और प्रीति को मारने के लिए निशाना साधा, लेकिन उस बंदूक से गोली निकलने से पहले ही निरंजना अचानक 10 फीट पीछे धकेली गई और जमीन पर गिर पड़ी। ये सारी घटनाएं बिजली की तरह तेज हुईं। सूर्या की पत्नी प्रीति को बचाने के लिए नरेश ही सामने आया और फिर वह कर गया। निरंजना नीचे गिरते ही सिर पर चोट लगने से खून बहने लगा। यह सब देखकर सूर्या चुपचाप बैठा रहा और बस यह नाटकीय दृश्य देखता रहा, जैसे किसी खेल का आनंद ले रहा हो। प्रीति पहले ही उनसे कह चुकी थी कि कोई कुछ भी न करे, इसीलिए नरेश ने भी उससे आगे कुछ करने का इरादा नहीं किया। प्रीति ने निरंजना की ओर देखा, जिसकी नजरें उस पर टिक गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दूसरी तरफ निरंजना पागलों जैसी गुस्से में प्रीति की तरफ देख रही थी। प्रीति सोच रही थी कि आखिर ऐसा गुस्सा उसके ऊपर क्यों है और क्यों निरंजना उसे इतनी नफरत करती है। तभी सूर्या ने कहा, प्रीति, मैं तुम्हें उठाकर सीधे अस्पताल ले जाता हूं। सूर्या ने गहरी सांस ली और कहा, तुम कितनी भी बेसिक क्यों ना लगो, यहां जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें बहुत प्रभावित किया होगा प्रीति। थोड़े दिन आराम करना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। प्रीति ने सिर हिलाकर सहमति जताई। धीरे धीरे प्रीति को अपनी बाहों में उठाते हुए सूर्या एक कदम आगे बढ़ा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, जैसे कोई चिंता कर रहा हो। प्रीति, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। सूर्या पीछे मुड़ा और देखा कि जननी ने भी ध्यान से यह सब देखा। जननी ने तुरंत कहा, सूर्या सर, मेरे और प्रीति के बीच सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम बस दोस्त हैं, यही सब सामान्य है। जननी बात करते करते यही सोच रही थी कि सूर्या उसे और डांट रहे हैं। फिर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। जननी सोच रही थी, कौन सी हिम्मत है उससे कहने की कि हमारे बीच सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सूर्या को देखकर क्या वह उसे बेवकूफ समझती है? रियूनियन में उसने सबके सामने सूर्या को चिढ़ाकर अपमानित किया था, लेकिन अब वह इतनी शांति से बात कर रही है। अगर उसे पहले पता होता कि सूर्या बड़े और अमीर लोगों द्वारा सम्मानित व्यक्ति है, तो शायद वह कभी उससे ऐसे पेश नहीं आती। फिर भी जननी खुद को दुखी महसूस कर रही थी। इस भीड़ में वह सबसे पहले प्रीति के पति सूर्या से मिली थी। अगर उसने उसे अपमानित नहीं किया होता, बल्कि अच्छे से पेश आती और बातचीत करती, तो शायद इस समय जननी सोच रही थी कि शायद सूर्या उसे अपने हाथों में पकड़कर रख सकता है। वह खुद को बहुत तकलीफ में महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने पहले विश्वास किया था कि दर्शन एक बड़ा अमीर आदमी है और सूर्या को उसने कभी सम्मान नहीं दिया। उसी समय सूर्या प्रीति को उठाकर वहां से बाहर निकल रहा था। कार्तिका, जो अब तक कहीं छिपी हुई थी ताकि सूर्या की नजर उस पर न पड़े, बाहर आई। गौतम को खुद मारते हुए गिरते देख कार्तिका डर के मारे समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने सोचा कि जब तक सूर्या की नजर उस पर नहीं पड़ेगी, उसकी जान सुरक्षित रहेगी, इसलिए वह छिपी रही। सूर्या वहां से निकलने के बाद ही उसने महसूस किया कि अब उसकी जान सुरक्षित है और उसका शरीर जैसे फिर से जीवित हो उठा। दर्शन, प्रीति का पति ही यह सूर्या है। असल में यह कौन है? कार्तिका डर के मारे बोली, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि कोई भी यह नहीं मान सकता कि सूर्या सिर्फ एक साधारण घर का दामाद है। अगर मुंबई के प्रिंस नरेश, जो आज बुलाया गया है, सूर्या को सम्मान से पेश आते देखेंगे, तो वह उसे उस तरह नहीं देख पाएंगे जैसे कोई मामूली कर्मचारी अपने मासिक वेतन के लिए खड़ा रहता है। ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं जाकर किससे पूछूं? दर्शन ने यह कहते हुए अपने चेहरे पर अजीब तरह का अंधेरा डाल लिया। उसने कई बार सूर्या को अपमानित किया था, लेकिन अगर सूर्या सिर्फ इसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाए, तो उसे 100 बार भी हार माननी पड़ेगी। दर्शन ने सूर्या की असली पहचान का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। पेंट हाउस में जो कुछ भी हो रहा था, दर्शन पहले ही समझ चुका था कि सूर्या इस पेंट हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। ऐसे में वह बिल्कुल भी साधारण इंसान नहीं हो सकता। छोड़ो दर्शन, हमें सूर्या सर के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनसे पहले बहुत बुरा व्यवहार कर चुके हैं। क्या अब वह हमें सब का बदला लेने के लिए खोजने आएंगे? कार्तिका ने यह कहते हुए दर्शन की तरफ देखा। दुख और डर दोनों उसके चेहरे पर स्पष्ट थे। सूर्या का नाम लेते ही उसे डर लग रहा था कि कहीं सूर्या सर सच में उसे नुकसान न पहुंचा दें। दर्शन ने कठोर स्वर में कहा, तुम क्या कह रही हो? हमें उनसे बुरा व्यवहार करना था? ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। अगर सूर्या सर अपमानित हुए या कोई गलती हुई, तो उसकी वजह तुम ही हो। कभी कभी दर्शन कार्तिका की आंखों
में आए आंसुओं को देख चुका था। उसने सूर्या की ताकत और उसकी स्थिति को समझते हुए अपनी सोच बदल दी। पेंट हाउस की सदस्यता का कार्ड या कोई अन्य चीज अब सूर्या के हाथों में होने की वजह से कोई और उसका मूल्य नहीं जान सकता। कार्तिका इस सोच में डूबी हुई थी कि अब वह कुछ नहीं कर सकती। सूर्या ने प्रीति को अस्पताल भेजा और तुरंत डॉक्टर सेल्वी को कॉल किया। प्रीति बेहोशी की हालत में आई थी और उसी समय सूर्या ने उसे डॉक्टर सेल्वी के पास ही पहुंचाया। डॉक्टर सेल्वी, जो सूर्या की हर गतिविधि पर निगरानी रखती थी, वह वही व्यक्ति थी जिसे एडवोकेट वासुदेवन ने भेजा था। सूर्या ने डॉक्टर सेल्वी को कॉल किया और कहा कि वह तुरंत उनके कमरे में आए। आधा घंटा गुजरते ही डॉक्टर सेल्वी सूर्या के कमरे में पहुंचे और प्रीति की चोटों की जांच शुरू की। बिस्तर पर पड़ी प्रीति का सुंदर चेहरा हल्की मुस्कान ले चमक रहा था। यह देखकर सूर्या का दिल धक धक करने लगा और उसे गहरा दर्द महसूस हुआ। डॉक्टर सेल्वी ने प्रीति की जांच की और कहा कि उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी है, फिर भी भेड़ियों के नाखूनों से लगी खरोंच के कारण उसे सुई और दवाइयां दी गईं। सूर्या ने मन ही मन सोचा कि प्रीति को तुरंत उस पेंट हाउस में वापस भेजना चाहिए। मुंबई प्रीति के लिए सुरक्षित शहर नहीं था। यहां उसे परेशान करने वाले कई लोग मौजूद थे। इसलिए सूर्या ने सोचा कि प्रीति के लिए पेंट हाउस ही सबसे सुरक्षित और सही जगह है। सर, प्रीति अब ठीक है, लेकिन लगता है कि पिछले कुछ दिनों में वह बहुत तनाव और डर में रही है। उन्हें एक शांत और सुरक्षित जगह पर ले जाना उनके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर सेल्वी की यह बात सुनकर सूर्या ने हल्का सा सिर हिलाया और पूछा, पेंट हाउस की स्थिति कैसी है काली? उसके बाद सूर्या ने सोचा, अब बाकी लोग क्या कर रहे होंगे। पेंट हाउस में चल रहे हालात के बारे में जानने के लिए उसने डॉक्टर सेल्वी से पूछा। सूर्या सर, पेंट हाउस में सब ठीक है। काली पार्टी अपना काम देख रही हैं, लेकिन प्रीति का परिवार। डॉक्टर सेल्वी कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। चिंता मत करो सेल्वी अट्ठी, सीधे मुझे बताओ कि क्या हुआ। सूर्या को सिर्फ इतना समझ आया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर सेल्वी ने धीरे से कहा, सूर्या सर, जब आप और प्रीति शहर में नहीं थे, उस समय सतीश और आपका पिता अपनी गतिविधियों की हदें पार कर रहे थे। प्रीति को जो प्रोजेक्ट मिला था उसे कम दाम पर किसी कंपनी को बेच दिया गया। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट किसी सामान्य कंपनी को, जिसके पास सही परमिट तक नहीं था, केवल 5 करोड़ में दे दिया गया। उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता है कि जब प्रीति वापस आएगी तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे उससे पहले किसी तरह फायदा उठाना चाहते हैं। डॉक्टर सेल्वी ने यह कहते हुए थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई।